बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से AQS लाइव और असद मलिक के साथ मैं हूं अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आप सोच रहे होंगे कि ये इंट्रो मैंने क्यों करवाया, ये तो पेटेंट इंट्रो है हमारे दोस्त भाई अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का, लेकिन ज़ाहिर है शाहराए दस्तूर पर हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, और AQS यानी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और लाइव मेरे साथ, और हमारे साथ हैं असद मलिक जो कि डॉन न्यूज़पेपर के साथ वाबस्ता हैं। अक्सर आप इनके अपने भी व्लॉग्स और क़य्यूम सिद्दीकी के साथ आप इनको देखते रहते होंगे। इनके पास भी बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। तो जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब, तकरीबन जब से आप बरतानिया नहीं पैदाइश के वक्त मैं करीब नहीं था, लेकिन जब से आप बरतानिया से वापस आए हैं, एक मुलाकात आपकी हज से वापसी के बाद हुई और अब फिर बरतानिया से वापसी के बाद, तो आप बताएं कि ये पाकिस्तान में ये जो हलचल हो रही है, तो क्या कोई लंदन प्लान आप भी लेकर आए हैं वहाँ से? ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में जनाब? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक ये जो संग मरमर की इमारत बज़ाहिर तो आपको बड़ी खामोश लगती है, लेकिन यहाँ से उठने वाला जो तूफ़ान होता है वो पूरे मुल्क को घेर में लेता है। वो कोई भी मामला हो, वो पनामा के अंदर हुकूमत गिराने का मामला हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला हो, या फिर मखसूस नशिस्तों का ये मामला हो, या कोई जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी का मामला हो, या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माजूली का मामला हो, तो ये जो संग मरमर की इमारत है ये एक पिछले 25-30 साल से, मतलब हमेशा ही देखें कि अगर मुल्क के अंदर आमरीतें लगी हैं तो इन्होंने उसको इंडोर्स किया और फिर उसके बाद वो हुआ। तो ये इमारत जो है ये पाकिस्तान की आवाम की हमेशा से मरकज़ निगाह रही है, और इस इमारत के अंदर जो होता है बज़ाहिर लगता है कि वो चंद जज साहिबान के दरमियान हो रहा है, दरअसल वो पूरे मुल्क को, मुल्क की इकॉनमी को शेक कर रहा होता है। मुल्क के मुस्तकबिल के जो फ़ैसले हैं वो बेस करते हैं यहाँ पे, खा वो किसी प्राइम मिनिस्टर की तायात नाअहली का मामला हो, खा किसी प्राइम मिनिस्टर को जो है उसकी तौहीन अदालत में सज़ा देने का मामला हो। तो लेकिन आज मैं सॉरी कि आपको दरमियान में मैंने रोक दिया, लेकिन जी 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 नहीं इंशाल्लाह कायम रहेगा। तो आप ये बताएं कि आजकल ये जो किसके घर जाएगा, ये क्या कहते हैं, तूफ़ान है बला बला मेरे बाद, ये अब किसके घर जाने वाला है? देखें, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि बीप लगानी पड़ेगी? नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा गामा के मेयार जो है ना, अच्छा उसकी 2 बेटियां थी। अच्छा दोनों, एक की शादी हो गई ज़िम्मेदार के घर और दूसरे की हो गई कमियार, जो बर्तन नहीं बनाते, मट्टी के पॉटर जो होता है, मट्टी के बर्तन बनाते हैं, कमार कहते हैं, कमार। तो वो 1 साल के बाद जो है वो जाता है अपनी ज़िम्मेदार जहाँ के घर, घराने में ब्याही होती है लड़की। तो वो लड़की कहती है, अब्बा जी दुआ करो कि इस साल बारिशां हों तो फसल चंगी होवे, वरना मेरा घर उजड़ जाना। वो कहता है अच्छा। वहाँ से वो अपनी उसी गांव में जो दूसरी बेटी होती है जिनकी कम्यारल ब्याही होती है, वो मिट्टी के बर्तन बनाए हुए होते हैं उसने, तो वो कहती है, बाजी दुआ करना कि इस साल बारिशां ना होन, वरना ये जड़े साडा ना बर्तन मिट्टी का बनाया ना, ये पक्का होने तो पहले धुल जाना, सारा ख़राब हो जाएगा, और यह हो गया तो मैं उजड़ जाना, मेरा घर उजड़ जाएगा। वो गामा जड़ा ना वापस घर आता, बुढ़ी पूछती यार तू क्यों परेशान है? तो गामा कहता है किसी एक दा घर तो उजड़ेगा बारिश हुई या ना हुई, किसी एक दा घर उजड़ना ही है। तो वो सूरत हाल है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत, लेकिन ये जिम्मेदार का घर उजड़सी या कम्यार दा? अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जिस तरह की इस वक्त हालात हैं, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के माबैन मामला थे ना, कोई ना कोई इकते उजड़ेगा, मतलब हालात वहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं। चलें जी यही मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा चलें जी, देखते हैं। दुआ तो यही है कि किसी का घर ना उजड़े और ये घर जो है वो आबाद रहे, हंसी, हाँ जी बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, टिल डेथ
डज अस अपार्ट हैं। इसी तरह कि अच्छा जी, असद मलिक साहब के पास जनाब एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की न्यूज़ है। यकीनन वो बेताब होंगे, बेचैन होंगे, अपने जो इनका शो होता है उसमें उसको बयान कर, लेकिन आज चूँकि ये हमारे हथे चढ़ ही गए हैं तो जनाब ज़ाहिर है ये मैं इनका मेहमान हूँ तो मुझे मायूस नहीं करेंगे, तो मैं इनसे, इनके पास ख़बर ज़बरदस्त है। तो जनाब मैं बजाय इसके कि तमहीद बांधूँ, आप हमें वो ख़बर बताइए जो आप इस वक्त नहीं, मैं पूछ लेता हूँ ना, जी, आप जी, पता है इतना वो कर रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ यार। ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार साहब, वो जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था, उन 6 जज साहिबान में से हैं, और कुछ ज़राए तो ये कहते हैं कि शायद वो ऑथर भी हैं उसके जज लेटर के। तो उसके बाद वो एक माह की तवील छुट्टियों पे गए हुए थे, अचानक से वो आए हैं वापस और फिर एक लंबी छुट्टियों पे चले गए हैं। आपकी स्टोरी है और एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक क्या स्टोरी है? जी, जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, ये अमेरिका के ग्रीन कार्ड है इनके पास, और इनके जो फैमिली है उनके पास नेशनैलिटी है अमेरिका की। तो ये आते जाते रहते हैं, पहले भी आते जाते रहते थे। वो जो उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज सी इशू हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी नेशनैलिटी के हवाले से, तो उसमें उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास ग्रीन कार्ड था, जब मेरी एलिवेशन हो रही थी तो मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस जो है उनको बताया था। हाँ जी, उस पर किसी बंदे ने शायद कोई लेटर शेटर लिखा हुआ है कि जी हमें उसकी कॉपी दी जाए, जो इनकी डिस्कशन हुई थी इसके हवाले से। फैसल वाडा ने लिखा था। हाँ, फैसल वाडा ने वो लिखा था, तो पता नहीं वो उसको काफ़ी, हो सकता है ये फैसल वाडा को बंदों की फहरिस्त में ना शुमार करते हो। वो फैसल वाडा को मेरे ख्याल में वो उसकी कोई इस तरह की डिटेल शायद मिली, इतना तो कोराम मच गया, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जस्टिस अतामिनुल्लाह के हवाले से उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया, और फिर मुस्तफ़ा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने उसका नोटिस लिया, तौहीन अदालत के नोटिस हुए, पूरा मीडिया जो है उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आप कह रहे हैं कि वो एक बंदा, अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो समर वेकेशन होती हैं अदालतों में, तो उसको महीना सवा महीना के लिए ये गए थे छुट्टी पे और अमेरिका थे, फिर वापस आए। वो अगस्त में मेरे ख्याल में आए थे, तो अभी सितंबर में फिर इन्होंने कोई अभी 1 महीने की छुट्टी जो है वो इनकी अप्रूव हुई है, और जो हमें पता चला है वो ये है कि ये 1 महीने बाद भी वापस नहीं आएंगे, शायद अच्छा, 1 मैं महीने। आपको मलिक साहब, मैं ये जो आप देखें, आप कह रहे हैं वो 1 महीने की रुख्सत उन्होंने ली है, अप्लाई किया होगा तो वो 1 महीने की रुख्सत उन्हें मिली है, और आप कह रहे हैं कि वो आपकी मालूमात ये हैं या इतलात ये हैं कि वो 1 महीने के बाद भी वापस नहीं आएंगे। तो इस ये कितनी मुसद्दक़ा, ये तो फिर बाबर सत्तार ने खुद ही आपको बताया होगा कि जी मैं नहीं मुड़ना 2 महीने, नहीं देखें, हमें कुछ या ट्रैवल एजेंट ने टिकट आपके साथ शेयर किया है? नहीं, वो सोर्सेज हैं उनसे पता लगता है, फिर उसको फिर वेरीफाई भी मैंने ये वेरीफाई भी किया। तो और फिर मैंने मज़ीद थोड़ा सा किया, तो चेक किया, तो कल जब हियरिंग हो रही थी तो एक वकील ने भी उनसे पूछा कि वो किसी केस का था, मुझे किसी बंदे में किसी सोर्स ने बताया था। अभी ये पैमरा वाला केस भी तो था ना, वो जो दिफाई तज्जिया कार, वो 2 दिन पहले था, वो 2 दिन, ISPR वाला। ये कल की मैं बात कर, क्योंकि कल छुट्टी अप्रूव हुई है ना। तो उधर वहाँ पे कोर्ट में भी हियरिंग के दौरान एक बंदे को जब डेट उन्होंने दे रहे थे, तो वो कह रहा था जी मुझे शॉर्ट डेट दें, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नेक्स्ट मंथ में अवेलेबल नहीं हूँ। तो उसने कहा अच्छा मुझे नवंबर की डेट दे दें, तो उन्होंने कहा जी कि मैं नवंबर में भी अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने 1 साल में दूसरी मर्तबा एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो ली है और उन्हें मिल गई है। मरतबा भी ले लें, तीसरी मर्तबा भी? मतलब देखिए ना, वो 1 महीने की छुट्टी है ना, तो वो एक्सटेंडेबल है जो हमें पता लगा है, तो वो आगे फिर वो ले लेंगे छुट्टी, तो वो तीसरी हो जाएगी ना। अच्छा, मैं चूँकि आप दोनों एक सेकंड, मैं आप उसी में फिर अपनी बात ऐड कर लिए जो हमारे व्यूअर्स के लिए ना। मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा ये कोर्ट प्रोसीडिंग इस हवाले से इतने शायद वो उनकी जानकारी ना हो। ये जो एक तो आप हमें ये बताइए कि
जो एक जज है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, मैं दोनों से ख़ास तौर पर, आप दोनों की एक्सपर्टीज़ है क्योंकि ये दोनों साहिबान कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी तवील अरसे से। तो हमें ये बताइए कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, वो एक साल में कितनी छुट्टियां ले सकता है? उसको वो जो जो उसका आप ये समझ लें राइट है, एंटाइटलमेंट, और अगर उसके बाद वो छुट्टियां लेगा तो क्या वो जो छुट्टियां हैं विदाउट पे होंगी या क्या, इसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए मेरा ख्याल में वही है सारा जो आम सरकारी मुलाजमीन का होता है। और अगर आप देखें तो अमूमन अदालतें जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों की तातीलात के लिए बंद हो जाया करती हैं। वो 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, जून से लेकर सितंबर तक। जून में शुरू, जून जुलाई नहीं, जुलाई से शुरू होती है, जुलाई अगस्त और सितंबर। अभी याद होगा आपको कि जो काजी साहब ने ख़त लिखा है, जो मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में, जस्टिस मुनीब अख्तर का भी, लेकिन उसके अंदर एक ये भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए हमने जो छुट्टियां थी वो 1 महीना कम की और जज साहबान को कहा कि ज़्यादा काम करें। तो वो जो इसका मतलब कि 3 महीने की छुट्टियां तो होती हैं जो एंटाइटल होते हैं जज साहबान, और उसमें ये डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस की, उन छुट्टियों की तादाद वो कम कर देते हैं और कि ताकि बैकलॉग हो, लोगों को वो ना हो। लेकिन एक जज जो है वो जो अर्नड लीव देखें, ये आपको भी पता है और इतना तो मुझे भी पता है कि जो सरकारी मुलाजमीन है जब उनकी सर्विस 10-12 साल हो जाए तो हर साल जो उनकी जो एंटाइटलमेंट होती है वो अर्नड लीव में शामिल होती है। तो ये बाबर सत्तार तो अभी 2 साल नहीं हुए इनके। नहीं काफ़ी अर्सा हो गया, अब तो 3 साल तो हो गए। तो मतलब ये है कि बात ये नहीं है, बात ये है कि जो इस वक्त माहौल है उसमें ये एक गैर मुतवक्के सूरत हाल तो मुझे लगती है। अब उनका जो है वो हुआ ये था कि ग्रीन कार्ड के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बहुत सारी उनकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन जो कि एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, लीक नहीं होनी, सिटीज़न की है, प्रोटेक्टेड है, वो एक मेरा ख्याल है कि वो एक गैर मुनासिब, उसको जस्टिफाई किसी तरह से भी नहीं किया जा। लेकिन फिर ग्रेशियसली जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके अंदर बताया ये जो सारे मामला तो उन्होंने बताए हैं कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इससे पहले उन्होंने बता दिया था, और अमेरिका के अंदर उनकी कुछ बीवी बच्चे जो अमेरिकन नेशनल भी हैं और उनका फाइल की थी। हाँ, और एक कंप्लेंट भी बाबर सत्तार साहब ने कंप्लेंट भी फाइल की, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। तो वो उस कंप्लेंट में उन्होंने लिखा था जी कि मुझे जो है ना गालिबन अटॉर्नी जनरल का उन्होंने कहा था कि उन्होंने आके मुझे कहा कि मैं ये जो ऑडियो लीक्स का केस है इसको मैं रिक्यूज़ कर दूँ, उसको मतलब मैं ना सुनूँ। तो ये ISI वाले ये चाहते हैं, ये उन्होंने बात की, इस पे बड़ा इशू बना। अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने फिर एक अटॉर्नी जनरल जो है हालांकि वो उनके चैम्बर फेलो भी थे, दोनों इकट्ठे एक ही चैम्बर, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मैंने पार्टनर थे। तो वो अटॉर्नी जनरल ने फिर प्रेस्टीज एक वीडियो मैसेज जारी किया, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये कहा था कि आप चैम्बर में हियरिंग कर लें, ज़रा सुन लें, ओपन ना सुने। एक ये बात हुई थी, तो शायद इन्होंने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, तो वो ये उन्होंने वो उसमें ये भी लिखा था। अब जो है ये छुट्टी पे जो गए हैं तो आगे 2, तो मैं ये देखें बैकलॉग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेज़ हैं और तकरीबन 16-17 हज़ार, 12 होने चाहिए, वैसे तो 10 होने चाहिए, टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ 10 है। 8 जजेज़ हैं और बैकलॉग है 17,000 का, 17,000 केसेस का बैकलॉग है। तो ऐसे में एक जज साहब जो हैं वो अगर चले जाते हैं तो आप अच्छा एक सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं कि वो उनके सामने जो ऑर्डर्स होंगे जो कि एक मेरे दोस्त भी, मुझे एक बात नहीं मुझे आप फिर दोबारा आप रोक देते हैं मेरे सवाल जो है ना, फिर ज़हन से। जी आप अमेरिका में रहे, मुझे पता जी, है, हाँ। बहुत अरसे तक रहे हैं और शायद नेशनल भी हैं, शायद आप भी नेशनल हैं। नहीं आप नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, ना ग्रीन ग्रीन कार्ड कार्ड भी होगा। अच्छा, तो ये क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो तो आप को कितनी मरतबा अमेरिका जाना लाजमी होता है, या उसके टैक्स मामलात के लिए क्या क्या सूरत हाल क्या होती है? ये मैं जी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अमेरिका और कनाडा के जो टैक्स और दीगर जो कवानीन है, आप फ़ोन सुन लें, खैर, तो वो कवानीन ये हैं कि एक तो ये है कि जो आपके पास अगर ग्रीन कार्ड है तो, या जिसको आप
टेम्पररी वर्क परमिट कह लें या वर्क परमिट कह लें, उस पे आप अमेरिका से 6 महीने अमेरिका से बाहर रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा अमेरिका में अपनी एंट्री देना होती है। और ग्रीन कार्ड की यही है ग्रीन कार्ड के लिए। मैंने पढ़ा ये उनके उसमें जो इमिग्रेशन का जो उनकी वेबसाइट है जी, ये उसमें लिखा हुआ है क्या कि आपने अगर आपके पास तो ये ग्रीन कार्ड होता क्या है? ये रेजिडेंस परमिट है, ये रेजिडेंस परमिट है, जिस तरह रेजिडेंसी परमानेंट रेजिडेंसी होती है आपको। जिस तरह तो इसका कैन- फायदा जिस क्या तरह होता जिस है? तरह कनाडा में है, कनाडा में आपके पास उसको पीआरशिप कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस जो लोग होते हैं, इसमें आप वोट नहीं दे सकते, आप उस मुल्क के शहरी नहीं होते, आप उस मुल्क की वफादारी का हल्फ आपने उठाया नहीं होता, बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको जॉब मिल सकती है, आप कारोबार कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते, कोई भी दीगर। अभी मैं ये देख रहा था कि शायद वो ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें शायद रिपब्लिकन्स जो हैं या गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का कोई कानून जो है उसको करना चाह रही है कि जो जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कुछ इस तरह की, तो फिर उसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, राइट टू वोट जो है ना वो उसको मिल जाता है। ये तो खैर उनके कवानीन इस तरह बदलते की, रहते हैं, लेकिन अच्छा भी जो सर्वे सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अमेरिका में जो जिस तरह हमारा FBI है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अमेरिका का जो FBR कह लें उसको, वो कहते हैं IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। वो डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप यकीन कीजिए कि अमेरिका में कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर अमेरिका में है, और जो सबसे ज़्यादा अगर वो खाइफ रहते हैं तो वो IRS से। IRS आपको IRS में अगर आपने $10 की गड़बड़ की है या आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने जो रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो उसको वो स्टेट क्राइम वो उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ तक कि बेशुमार ऐसी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि वहाँ के बिलियनियर्स ने अगर साल में 10,000 या $20,000 टैक्स इवेड किया है, मैं टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा, टैक्स इवेड किया है किसी 2 नंबरी के ज़रिए, तो वहाँ का लॉ ये कहता है कि आप उस बंदे के तमाम एसेट्स रिपोजेस कर लेंगे, बाकी सरकार जब्त कर लेंगे, और उसके पास आप 2 चीज़ें छोड़ेंगे, एक वो घर जिसमें वो रह रहा है और एक उसके ज़ेर इस्तेमाल एक गाड़ी, जहाज़ वगैरह नहीं, एक गाड़ी। अनलेस एंड अनटिल नहीं अनटिल एंड नहीं, जब तक वो जो उसके ड्यूज हैं वो जमा करा दो तो फिर क्या? नहीं, एक दफ़ा आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो देयर इज़ नो लेट ऑफ। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप वो बारगेन या प्ली बारगेन कर लें और 1 अरब का चोरी किया और 10 करोड़ जमा करा के, नहीं, ये मैं आपको, ये आप पढ़ लीजिए उनके उसमें, टैक्स चोरी को वो माफ़ नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं, जाहिर है किसी का कारोबार वहाँ पे होगा, किसी का कोई अपना मकान होगा, कोई गाड़ियाँ होंगी, तो वो या उन्होंने वहाँ पर शॉपिंग की है, कोई ख़र्चा किया है, किराए का मकान है, उसका रेंट दिया है, तो आपको वो हर साल वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं। और अक्सर यही जो बता रहे हैं यही वो महीने हैं उन्हीं में होता है। अच्छा चलें जी, अब बाबर सत्तार और हाई कोर्ट से मैं एक सवाल इनसे, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़्यादा ज़रूरत इन्फॉर्मेशन की। मेरे दोस्त भी हैं जी, दोस्त थे और मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं 2 साल। उनका नाम है जी जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी। हम PSF में भी साथ थे। ये एक कॉलेज में एक सेशन में मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा, ये जहांगीरी साहब। गॉर्डन कॉलेज में? नहीं जी नहीं, ये H8 कॉलेज। अच्छा जी, ये यहाँ से फारुक तहसील है। ये भी और मैं भी, मतलब वो तो ये उनकी तरफ से काफ़ी अरसे से खामोशी है। एक तो जाली डिग्री, वो इसका मतलब है ये गलत खबरें थीं, और दूसरा ये है कि कोई केस वो नहीं सुन रहे, या वो भी छुट्टियों पे है। नहीं, केसेस तो सुन रहे हैं वो, केसेस लेकिन तो वो मीडिया पे नहीं है। मीडिया पे अब देखिए कि जहांगीरी साहब के साथ मेरा भी बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, 15-20 साल पुराना ताल्लुक़ है। वो इस तरह के हैं नहीं कि वो मतलब वो जिस तरह 6 जजेस के वो ख़त जो था कि वो मैं समझता हूँ कि वो ज़ाती तौर पर शायद अगर वो अकेले होते तो वो कभी ख़त ना लिखते। वो ज़रा अफ़ाम व तफ़हीम से चलने वाले आदमी हैं, तो अब वो बस किसी चक्कर में मतलब वो आ गए, वो फिर दूसरी जो धड़े में वो हाँ वो आ गया, वो दूसरी तरफ से जो है वो लोगों ने
चीज़ें तो थी ना वो अब देखिए कितने मतलब अफसोस की बात है क्या नहीं बता रहे आप असल में? कि वो इस वक्त टेक्निकली वो स्टे पे है ना, कि सिंध हाई कोर्ट का स्टे है, कल वो स्टे ख़त्म हो जाता है, वो कहते हैं नहीं जी ठीक था कराची यूनिवर्सिटी का। किसको वकील किया है इस सिलसिले में, कुछ पता है? ये किया जी फैसल किसको? सिद्दीकी साहब जो हैं वो हैं, और सलाउद्दीन साहब हैं। अच्छा अच्छा, ये तो वो है। बड़े मारूफ नामी ग्रामी लेकिन मैं वकला आपको साहब। बात बताऊं कि 3 हफ्ते का स्टे था, तो वो 3 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं, और हमें पता चला कि ये तो शायद आइंदा 2 साल भी ना लगे। चलें जी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मेरे तो ज़ाहिर है जी क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरी तमाम तर क्या कहते हैं नेक ख्वाहिशात उनके नहीं, साथ तो हैं। लॉ कॉलेज में आप क्लास फेलो थे दोनों? नहीं जी, मैं ये हमने बीए इकट्ठे किया। अच्छा, बीए का जी, तो जी। बीए के बाद लॉ होता है जी वो उसके मैं उसके बाद ये लॉ ये कॉलेज में चले गए थे, अच्छा। तो मैं कहीं और चला उसके गया। बाद मुलाकातें नहीं है? नहीं, मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। इनके जज बनने पे आखिरी मरतबा मैंने मुबारकबाद दी थी, उसके बाद जो हाँ, लेकिन ये है कि एक कंट्रोवर्सी है हाँ जो जी। खत्म होनी अच्छा जी, चाहिए। किसी भी ये जज के हाई लिए कोर्ट से ये कोई बेहतर जी चीज़ नहीं हाई है कि कोर्ट उसके हवाले से सुप्रीम बात कोर्ट की होती है। जानब आते हैं अपना अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं जितने भी हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर 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 आप हमारी निजी गुफ्तगू ऑफ कैमरा सुन लें तो मेरा ख्याल है या तो यूट्यूब वाले वीडियो डिलीट कर देंगे या बीप ही बीप होगी। ऐसा ही है जी? नहीं, ऐसी नहीं, बात अच्छा नहीं, अच्छा तो मैं बहुत महज़ब गुफ्तगू करता हूँ, आपका मैं कहना। हाँ जी, एक ही जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर, ये इनका जो अख्तर सितारे को कहते हैं ना, तो ये इनका जो अख्तर है ये गर्दिश में आ चुका है या आएगा? बहुत सारे जज साहबान हैं जिनका नाम मीम से शुरू होता है, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, मोहम्मद अली मजहर, तो मीम से मीम्स भी बनती हैं। एनीवेज, मैं ये जो है एक चीफ जस्टिस जो है अगर अपने एक जज के बारे में वो कुछ लिखे जो कि 11 वजूहात अभी लिखी हैं उन्होंने, तो बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। अभी लिखी ना गई हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये तो वो चीज़ें हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं, रिपोर्टेड हैं, और कोई सारे रेफरेंस सामने आ हैं। सकता है जी आपके? देखिए, पता नहीं, रेफरेंस तो रेफरेंस भी आ सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस भी ले सकती है। वो बात एबटाबाद से भी आ सकता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। एबटाबाद में तो आप ही रहते हैं, तो एबटाबाद का ये क्या कनेक्शन है ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। एबटाबाद से भी आ सकता है, हर कोई भी आम शहरी जो है वो कर सकता है उसमें। तो अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर उसके रूल्स को तब्दील कर दिया, बहुत सारा उसके अंदर आ चुका। अच्छा, एक क़य्यूम साहब, मैं फिर आपको ये देखें, अब आपको एहसास हुआ होगा कि किस तरह जब आप प्रोग्राम अपना होस्ट कर रहे होते हैं किसी को बोलने नहीं देते। तो जनाब मुझे ये बताइए, 30 सितंबर पाकिस्तान की जो ये मौजूदा हालिया, ये देखें 30 सितंबर को IMF जो है पाकिस्तान को वो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जो है वो जारी करेगा। 30 सितंबर को डायरेक्टर जनरल ISI वो भी ऐन से आसिम और मीम से मलिक, आसिम मुनीर और आसिम मलिक, दो ऐन आ जाएंगे। 30 सितंबर को एक बड़ा वो पुराना झाड़ पोंछ के एक केस निकाल के वो, ये तो 30 सितंबर पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है ये। पुराना हमजा ही हुआ। शहबाज की जब हुकूमत गिरानी थी, उस वक्त इसको आईनी तो रीराइट किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को, क्योंकि मैं तो नहीं कह रहा, 2 जज साहबान जो बेंच के उन्होंने कहा था, तो वो मुकदमा जो है वही तो लगने नहीं दिया जा रहा था। जो कि हमें पता है कि ये कई मरतबा जजेस कमेटी के ऊपर आया, लेकिन जजेस कमेटी में क्या कुछ होता रहा, और ये पेंड की होती रही हैं सारी चीज़ें। तो ये मुकदमा, क्योंकि एक पॉलिसी, एक प्रिंसिपल बना दिया गया था जो फर्स्ट कम फर्स्ट जो है ना वो उस पर लगेगा, तो वो उस बारी में उसकी बारी अब आ गई थी उस रिव्यू की, तो अब वो रिव्यू लगना चाहिए था, वो रिव्यू नहीं लगाया जा रहा था। अब ये लगना चाहिए, तो कोई तरीका नहीं है। मुनीब अख्तर साहब उसके ऑथर जज हैं, तो उस पर बेंच बन गया है। 30 सितंबर को अब उसकी हेयरिंग होगी, आज उसकी कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जमाल मंदोखेल हैं और मज़हर अलमिया खेल साहब हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच जो है वो बन गया है, और 30 को देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जजेस कमेटी की तश्कील के हवाले से जो है मैं वो इसी तरफ आ रहा हूँ। अब ये देखने वाली बात है, बाइकआउट करते हैं, लेकिन बाइकआउट करते हैं तो किस बुनियाद पे करते हैं,
ऑथर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत वो बैठते हैं, और अगर कि उन्होंने वहाँ से उठना है तो रिक्यूज़ल का उनके पास क्या जवाज़ है। जवाज़ फिर वही हो सकता है कि कि जी ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी नहीं है, लेकिन जब तक कानून मौजूद है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है। लेकिन तो अगर वो मुनीब नहीं साहब, आते, हाँ, तो फिर तो उसकी हियरिंग नहीं होगी। क्यों? अगर एक बेंच में एक जज अवेलेबल नहीं है तो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा ना। तो कमेटी इज देयर। नहीं, लेकिन उस दिन तो 30 को तो फिर हियरिंग नहीं होगी। नहीं, ये देखने वाली बात, ये तो आपकी और मेरा नहीं, मफरूज़ा है ना कि अगर मुनीब साहब नहीं आएंगे, देखें, बात ये है हियरिंग होगी उस दिन। मुनीब साहब आते हैं कि नहीं आते, ये तो देखना है ना। ये तो भी मफरूज़ा जाती बुनियादों पे हम करें ना, हम के भी अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। वो क्या है, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। पता कुछ इस तरह का ही कोई शेर है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। यार आपको याद नहीं है जब अच्छा, ये एक और जो रिव्यू पिटिशन है काजी साहब उसका नॉमिनी वाले बेंच से उठे थे तो उसके फौरन बाद उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था बेंच। तो आप इशू की थी, लेकिन वो इशू बना था। हाँ, तो अब ये जो देखे ना, अब ये जो है ये उस कमेटी के 2 मेंबर्स जो हैं उसी बेंच के अंदर बैठे हैं। अब ये भी तो देखें, ये जो बैठ जाएंगे और दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करके गए। नहीं, तो ये जो दूसरी रिव्यू पिटिशन है जो 15 जुलाई को फाइल की थी गवर्नमेंट ने, वो मखसूस, अच्छा हमने तो मखसूस अज़ा का सुना था, मखसूस जगहों का सुना था। तो ये जो मखसूस नशिस्तें जो हैं, इसकी जो रिव्यू पिटिशन उसका कुछ आपके पास है? नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर फिर दोबारा कर दिया है। उनका इलेक्शन कमीशन का रिव्यू भी आ गया है। 14 सितंबर के जिसकी हवाई समाअत हुई थी, जिस पर एक इंक्वायरी हुई है, रिव्यू पिटिशन है जिसको गवर्नमेंट की कोई रिव्यू पिटिशन नहीं है। नहीं, वो जो वो मुतासरा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है। तो PML तो गवर्नमेंट में है ना। मतलब लेकिन देखिए ना, गवर्नमेंट नहीं है ना। अच्छा, लेकिन उसका क्या होगा? आप ठीक कह रहे हैं, वो हुक्मरान इत्तेहाद है, लेकिन जो अदालत के सामने वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना। उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। देखते हैं कि अब अगली कमेटी, इतनी तो लड़ाई झगड़ा हो चुका है। मुनीब अख्तर साहब ने खत लिखा, उस पर काजी साहब ने जवाब दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ क्या है? जो इस वक्त 19 है वो एडहॉक जजेस को मिला के। तो अगर ये रिव्यू में जाएंगे तो वही 14 जज, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ हुआ है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमें भी नहीं, अभी तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, लीगल ओपिनियन भी। देखें, वैसे तो अगर देखा जाए तो रिव्यू के अंदर ऑथर जज का सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत उसका बैठना ज़रूरी है, और बाकी बेंच कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे ऑथर जजेस जो हैं वो तो 4 ही 5 6 हैं। जमाल मंदोखेल साहब हैं, अमीनुद्दीन साहब हैं, और ये उन्होंने अपनी अपनी लिखी है ना अलग-अलग जजमेंट। तो इधर से तो मंसूर अली शाह साहब सिर्फ ऑथर जज हैं। तो ये बेंच की स्ट्रेंथ उतनी होगी। अब देखना ये है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, लीगल फुल कोर्ट भी हो सकता है, और अगर कोई नहीं बैठता अगर बेंच बनता है, फिर एक कहानी हो जाती है शुरू कि जनाब ये प्रॉपरली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच नहीं है, और उसमें से कुछ लोग उठ जाते तो फिर क्या हो। सो ये सारी सूरत अगले दिनों में मैं एक वाकया सुना के और उसके साथ फिर अपने बात को कंक्लूड करूंगा कि वीडियो जो है वो तकरीबन 30 मिनट से तजावुज़ कर गई है, तो इससे बेहतर है तो आप अपने इख्तियार से तजावुज़ करें। नहीं, मैं जी कोशिश तो कर रहा हूँ कि ना करूँ। लेकिन वो आपको याद है इधर पार्लियामेंट में वो 2014 में एक जॉइंट सेशन था, उसमें चौधरी एतजाज़ अहसन ने कहा था कि वो एक थानेदार वाला कि मतलब वो थानेदार हाँ बेटा मेरा, इसको माँ याद करा दिया। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है जनाब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, मेरे जैसे जो कानून को से नाबलद लोग और बहुत से लोग ऐसे हैं, कम से कम उन्हें अब ये पता चल गया है कि आइन का आर्टिकल 10 क्या कहता है, और आइन का वो जो क्या कौन फेयर ट्रायल क्या है, 19 क्या कंप्लीट नहीं मैं हाँ जी, ये आर्टिकल 19 क्या कहता है, फिर आर्टिकल 45 तक ये इंसानी हुकूक वगैरह वगैरह, फिर 184, 3, 185, 187 कंप्लीट जस्टिस, और पता नहीं 63A और 62 1F। अब आप देखें, आम बंदे को भी अब पता है कर्टसी, ये मेरे भाई
ये हमारे भाई, ये जनाब इन्होंने हम लोगों को एजुकेट किया है और इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों को कानून के बारे में आगाही होनी चाहिए। ये जो जज साहिबान हैं, आज से मेरा ख्याल है 5 साल पहले तक किसी ने पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं किया था। देयर वर 2 होली काउज इन पाकिस्तान, जिनको हम कहते हैं एक इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ भी जर्नैलों का नाम लेकर हम बात करते हैं, पहले किसी कर्नल का नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी किसी में। अब जजेस का नाम लेके हम ऐसी डिस्कशन करते हैं और इस सब का क्रेडिट जो है वो उन्हीं 2 अदारों को जाता है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो जो पार्लियामेंट थी, तो उसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी, ये जो आखिरी दौर था ना, तो उसमें मौलाना भुट्टो साहब जो है जलसों में कहते थे ये नूरानी क़यामत की निशानी। हाँ, तो उसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी ने वो, ये बड़ी तारीख़ी बात है, उस वक्त की कौमी असम्बली में कहा था कि न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सर बस्ता, न रुसवाइयाँ तेरी होती। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि जी बाजी, न तुम हमें सदमे देते न हम फरियाद करते। तो इसी तरह जिधर जिधर से सदमा आया है, अब जो फरियादी जो हैं अब उनका नाम ले रहे हैं। बहरहाल जी, मैं इजाज़त चाहूँगा, वीडियो मुझे मालूम है तवील हो चुकी है, अब इसको 2 हिस्सों में हो सकता है मैं काट के तकसीम करूँ, दरमियान में लगा दूँ कि जी टू बी कंटिन्यूड। लेकिन मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने देरीना दोस्त, अपने भाई, अपने कोलीग अब्दुल कयूम सिद्दीकी और जनाब असद मलिक साहब का। इनको मैंने साहब कहा है और क्योंकि ये साहब कहलवाने के लायक हैं। अंग्रेजी अखबार में काम करें जी, हाँ जी, नहीं लौंडा तो नहीं है। बहरहाल ये आप दोनों का शुक्रिया जनाब, AQS लाइव के साथ और असद मलिक के साथ। अच्छा, इनका अपना चैनल भी है जी, आप खुद बता दें। मेरा है रिपोर्टिंग विद असद के नाम से है। रिपोर्टिंग विद असद के नाम से इनका चैनल है जी, तो अबरार रशीद ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है। इनको तो शाउट आउट की ज़रूरत नहीं है, AQS लाइव हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपने किसी चैनल में आप कह देंगे जी कि आपका एक भाई एबटाबाद में है जिसका नाम अबरार रशीद है और अबरार रशीद ऑफिशियल के नाम से उसका चैनल है। तो फ़िलहाल जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, और इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ जी। अच्छा, ये अब आज मेरी वीडियो पे मेरे से ज़्यादा इनके कमेंट्स आने हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।